Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। आईआईटी कानपुर स्वयं प्रभा द्वारा शुरू किए गए इस पूरे कार्यक्रम में मेरे द्वारा प्रस्तावित जो कोर्स है पब्लिक पॉलिसी डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, उसमें मैं जिस 20 लेक्चर की पूरी सीरीज आपके साथ रख रहा हूँ, उसमें आज का लेक्चर जो है वो वित्त प्रशासन पे लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 7, 8 और 9 तीनों ही जो है वित्त प्रशासन के अलग अलग विषयों पर होगा। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जब हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ अलग अलग तरह के प्रशासन का जो है विभाजीकरण है। जैसे अगर आप देखें कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सामाजिक कल्याण जो प्रशासन, उसमें हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की नीतियों का, जो समाज कल्याण से जुड़ी नीतियाँ हैं, उसके ऊपर हमारा खास दखल होता है। हम उसको क्रिटिकली देखने की कोशिश करते हैं, जांचने परखने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आशय है मतलब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको कि कार्मिक प्रशासन कहते हैं, कार्मिक प्रशासन बेहद दिलचस्प है, जिसमें हम मुख्य रूप से यूपीएससी के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि यूपीएससी के तहत जो है वो भर्तियां कैसी होती हैं, रिक्रूटमेंट कैसी होती है, प्रमोशन कैसा होता है, उसमें पूरा जो है ट्रेनिंग कैसा होता है, ये इन सभी विषय को यूपीएससी के अंदर जो है हम इसमें पढ़ते हैं। उसी तरह हमने देखा है कि अब तक जो हम सांगठनिक पूरा प्रशासन पढ़ रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थेरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थेरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी, ह्यूमन रिलेशन थेरी, डिसीजन मेकिंग थेरी, ब्यूरोक्रेटिक थेरी और इकोलॉजिकल मॉडल, इन सब को हम उसमें पढ़ रहे थे। तो अलग अलग तरह का जो है विभेदीकरण या विभाजीकरण जो आप कह सकते हैं, विभाजन है लोक प्रशासन के अंदर। तो जो आज का विषय है और 7 और 8 और 9 जो लेक्चर की सीरीज है, उसमें हम अमूमन वित्त प्रशासन के इर्द गिर्द जो मुद्दे हैं उसको बहुत गहन तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। और वित्त प्रशासन के अंदर जो है आज की कक्षा में मैं फोकस करूंगा कि किस तरह से जो है पूरा वित्त प्रशासन की जो संकल्पना है वो कैसे आती है, वित्त प्रशासन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, बजट जो है, बजट क्या होता है, बजट के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को बहुत विस्तार से रखने की कोशिश करूंगा। अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा अलग अलग तरीके के जो बजट होते हैं उसे आप कैसे देखते हैं। जैसे लाइम आइटम बजट है, जिसे परंपरागत बजट कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट है जिसे निष्पादन बजट कहते हैं, शून्य आधारित बजट है जिसे जीरो बेस बजट कहते हैं, जेंडर बजटिंग है, लैंगिक बजटिंग है, मतलब ग्रीन बजटिंग है जिसको हरित बजट कहते हैं। ये सारे बजट के जो टाइप है उसका क्या महत्व है। और इस बार के यानी कि 23-24 के बजट को बेस मानते हुए हम ये देखेंगे कि बजट की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसको एक विद्यार्थी जो बजट को पढ़ना चाहे, समझना चाहे, तो उसके लिए बजट का मतलब क्या होगा, वो बजट को कैसे समझ सकता है आखिर। और साथ ही साथ जो है आपको छोटे से अंश में ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी बजट जो है वो सामाजिक और आर्थिक विकास के किस प्रकार एक उपकरण के रूप में काम करता है। क्योंकि बजट का तो दोनों ही प्रभाव है, आर्थिक रूप से प्रगति लाता है, समाज में रोजगार पैदा करता है, और जैसे ही समाज में रोजगार पैदा होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और आर्थिक प्रगति आएगी, तो उससे सामाजिक परिवर्तन भी होगा। समाज का जो वंचित तबका है, महिलाएं हैं, और वो सभी जो है SC STs हैं, आजकल EWS है, ये सभी तबकों का जो है सशक्तिकरण होगा। तो ये सामाजिक और आर्थिक विकास के पूरे संदर्भ में भी जो है बजट को दिखाने की कोशिश करूँगा।
और उसके अगले लेक्चर में विस्तार से हम देखेंगे कि बजट के निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या है, बजट कैसे बनता है, कैसे लोकसभा में जाता है, किस तरह से जो है फाइनेंस बिल और मनी बिल का एक क्या डिबेट है, और बजट बनाते समय जो है अलग अलग जो मतलब प्रक्रिया होती है। आप देखते हैं प्रश्नकाल होता है, कटौती प्रस्ताव होता है जिसको कट मोशन कहते हैं। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है, उसका क्या मतलब है, और अलग तरह की जो पार्लियामेंटेरियन कमेटी है उसका क्या महत्व है। जैसे आप जानते हैं कि एस्टीमेट कमेटी है, लोक लेखा कमेटी है, ये सारी कमेटी बजट निर्माण और बजट के पूरे प्रोसेस में किस तरह का हस्तक्षेप करती है। तो पूरे बजट के प्रोसेस को भी इसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो तीनों जो है आप कह सकते हैं कि जो लेक्चर है वो बहुत ही उस मायने में जो है ज्ञानवर्धक होगा, और इसमें बजट से जुड़ी जो है बारीक चीज़ों को आप समझ सकेंगे। तो हम आज के लेक्चर में, जैसा मैंने कहा कि वित्त प्रशासन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और ये समझना चाहिए कि ये जो वित्त प्रशासन है, ये जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है को क्या, वित्त प्रशासन। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वित्त जो है वो रक्त या ईंधन के रूप में होता है। रक्त मीन्स ब्लड, और ईंधन मतलब फ्यूल। फ्यूल की क्या ज़रूरत होती है? फ्यूल की ज़रूरत होती है जैसे आपके दिन भर का भोजन जो है वो फ्यूल तैयार करता है। अगर ईंधन होगा तो आपके दिन भर का राशन, आपका भोजन जो है वो तैयार होगा। वैसे ही ब्लड की क्या ज़रूरत होती है? ब्लड की ज़रूरत है तो अगर ब्लड होगा तभी आपका शरीर चल सकता है। यानी जो महत्व शरीर में जो है रक्त का है, और जो महत्व जो है आपके दैनिक जीवन में, गृहस्थी के कामकाज में ईंधन का है, वही महत्व जो है प्रशासन में वित्त का है। यानी कि वित्त जो है, फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और मुझे बार बार जहन में आता है, अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में एक जगह जब वो अर्थ को बताते हैं, यानी कि कोश को बताते हैं, पैसे को डिफाइन करते हैं, तो वो कहते हैं कि अर्थ इति प्रधान एव कौटिल्य अर्थ मूलो ही धर्म कामविति। यानी कि कौटिल्य के हिसाब से अर्थ की प्रधानता सबसे ज़्यादा है, और कौटिल्य अपने अर्थ को धर्म और काम से भी ज़्यादा प्रभावी मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ये जो अर्थ है यानी मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए फाइनेंस आज के मॉडर्न टाइम में हमारे लिए एक तरह से आप कह सकते हैं लाइफ लाइन है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और लॉयड जॉर्ज के अनुसार जिसे आप शासन कहते हैं वो वास्तव में वित्त ही है। जिसे हम कहते हैं गवर्नेंस है, वो दरअसल फाइनेंस है, क्योंकि फाइनेंस जो है वो गवर्नेंस को क्या करता है, वो ट्रिगर करता है, उसको जो है स्टीयरिंग करता है, उसको चालित करता है। तो एक तरह से फाइनेंस का बहुत महत्व है। दूसरे शब्दों में वित्त प्रशासन का आशय लोक प्रशासन की उन गतिविधियों, संगठनात्मक प्रयासों व प्रक्रियाओं से है जो प्रशासनिक कार्यों हेतु धन का एकत्रण यानी आय, बजट निर्माण यानी बजट के पूरे फॉर्मेशन, निष्पादन और वित्तीय प्रक्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करता है। चूंकि यह व्यवस्था न्याधिक मात्रा में जो है प्रत्येक संगठन में पाया जाता है, अतः वित्त प्रशासन का स्वरूप सभी संगठनों में व्याप्त होता है। चूंकि जो हम बात कर रहे हैं जिस फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कह रहे हैं ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में, सभी संगठनों में आपको वित्त प्रशासन दिखेगा। इसलिए क्योंकि सभी संगठनों में क्या होता है, धन के एकत्रण पर जोर होता है। मतलब हाउ टू कलेक्ट मनी, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट आयाम होता है। दूसरा, बजट को बनाना। कोई भी संगठन चलेगा बिना बजट के नहीं, तो उसमें जो खर्च होगा आगामी साल के लिए जो आप सोच रहे हैं कितना खर्च होगा, और पिछले साल जो आपने खर्च किया उसका लेखा जोखा, उसके लिए जो है आपको बजट निर्माण करना पड़ेगा। निष्पादन को देखना पड़ेगा कि आपने जो बजट बनाया है उसके हिसाब से कितना परफॉर्मेंस आपका हुआ है, आपका परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है, तो निष्पादन के हिसाब से। और वित्तीय प्रक्रियाओं पर नियंत्रण के कार्य के नज़र से भी जो है बजट बहुत जरूरी है। वित्तीय प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? मितव्ययता एस्टैब्लिश करना, नियमानुसार व्यय करना, कार्य दक्षता, लेखा परीक्षण, वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन। यानी कि सबसे पहले जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या काम होता है? मितव्ययता, यानी कि वो कैसे जो है इकोनॉमी को जो है
मतलब स्थापित करें, यानी किफ़ायतीपन को कैसे करें। नियमानुसार व्यय, जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसको पीरियोडिक तरह से खर्च कीजिए, उसके पीछे एक ना बारंबारता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप अनइवन खर्च कर रहे हैं, आप तो निरंतरता होनी चाहिए आपकी खर्च में भी। कार्य दक्षता यानी इफ़िशियंसी भी होनी चाहिए। आप जब चाह रहे हैं कि आप बजट बनाएं और इस तरह के वित्तीय प्रशासन को डील करें, तो लेखा परीक्षण यानी ऑडिट भी होना चाहिए जो आप खर्च कर रहे हैं। अगर आप खर्च करे जा रहे हैं और ये आप पता ही नहीं कर पा रहे कि आपने कहाँ खर्च किया, किस दिशा में खर्च किया, वो सही खर्च है, गलत खर्च है, आपके पास एक हिसाब होना चाहिए। तो आपके लिए वो ऑडिट भी जरूरी है। और वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना, जो फाइनेंशियल नियम है, जो फाइनेंशियल प्रक्रियाएं हैं, उसका पालन भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप जाके जो है पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला है वित्तीय प्रशासन का विभाजन। जब हम कहते हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हम कुछ चरणों में बांट के देख सकते हैं, कुछ विभाजित कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है आखिर? तो पहला जो मतलब है वो होता है बजट को तैयार करना, जिसमें आय और व्यय का अनुमान हो। यानी कि जब आप बजट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि एस्टीमेट लगाते हैं कि इससे कितना लाभ होगा और कितनी हानि होगी, यानी वित्तीय वर्ष में करों से कितनी लाभ और कितना व्यय होगा, इसको आप इसमें देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा है आय व्यय यानी बजट कि इन अनुमानों को विधानमंडल से स्वीकृति दिलाना। जैसे सरकार बजट बना रही है और वो जो आय व्यय का जो वितरण है, जो बजट है, उसमें आप क्या करते हैं कि जो भी अनुमान आप लगा रहे हैं, इतना आय होगा, इतना व्यय होगा, उसको विधानमंडल से आप फाइनली अप्रूवल दिलाते हैं। तभी ना वो विधानमंडल में जाती है, हर साल सरकार बजट लेके जाती है और वहाँ पास करवाती है। देन स्वीकृत आय व्यय के अनुसार कर एकत्रित करना और खर्च करना, यानी जो भी स्वीकृत आय व्यय हैं, जो भी एक्सेप्टेड एक्सपेंडिचर और इनकम है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कर एकत्रित करते हैं, टैक्स को कलेक्ट करते हैं और फिर खर्च करते हैं। नेक्स्ट वन इज राजकोषीय व्यवस्था को बनाए रखते हुए धन की सुरक्षा करना और धन निकालने की कार्रवाई करना। आप क्या करिएगा, चाहते हैं पूरा फिजिकल सिस्टम आपका बहुत सुरक्षित रहे, तो आप धन को सुरक्षा भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ से धन किधर किधर जाएगा, ताकि इकोनॉमिकली तरीके से उस धन का आप यूज कर सकते हैं। कार्यकारी द्वारा हिसाब तैयार करना, लेखा परीक्षण करना और उसका परीक्षण करना, यानी कि आप क्या करते हैं, फाइनली जब आप खर्च कर रहे हैं तो आप साथ में ये भी करते हैं कि कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा आपने खर्च किया है या नहीं किया है, तो वो सब देखना और ऑडिट करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसको कि इसके अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज मितव्ययता, कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन के क्रम में नवाचार करना। यानी जब आप बना रहे हैं, वित्तीय प्रशासन को डील कर रहे हैं, बजट को आगे लेके बढ़ चुके हैं, तो आप फोकस क्या करिएगा, इकोनॉमी स्टैब्लिश हो आपके काम में, इफ़िशियंसी हो और फाइनेंशियल जो है मैनेजमेंट भी हो, और ये सब करेंगे तभी नवाचार होगा, यानी इनोवेशन जो है आएगा उस पूरे सिस्टम के अंदर। यानी आपने देखा 1 2 3 4 5 6 भाग में जो है आपने देखा कि बजट को आपने बांट के देख रहे हैं, और बजट के पूरे प्रोसेस को, वित्त प्रशासन को, पूरे वित्तीय प्रशासन को आप जो है 6 भाग में बांट रहे हैं, जिसमें बजट तैयार करना पहला है, दूसरा है आप उसको क्या कर रहे हैं, विधानमंडल में स्वीकृति दिला रहे हैं, तीसरा उसी के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, चौथा क्या कर रहे हैं, जो राजकोषीय व्यवस्था है उसमें धन की सुरक्षा कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ऑडिट को फोकस कर रहे हैं, एंड लास्टली आप मितव्ययता, कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन के क्रम में जो है काम कर रहे हैं। तो ये 6 मिलके वित्तीय प्रशासन जो है वो कहलाता है। भारत में वित्तीय प्रशासन की क्या स्थिति है, अगले हम स्लाइड में ये बात कर रहे हैं। भारत में, इंडिया में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सिचुएशन है। तो भारत में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण, यानी कि फेडरल जो है शासन व्यवस्था होने के कारण, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रशासन मौजूद है, जो संचालित हो रहे प्रशासनिक तंत्र में अंतर्निहित है। हम जानते हैं फेडरलिज्म एक टर्म है। फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच में कार्यों का बंटवारा। तो चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, तो सेंटर में जैसे है वैसे स्टेट में है, दोनों ही जगह वित्तीय प्रशासन काम करता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है वो वहाँ के प्रशासनिक तंत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो अंतर्निहित है। केंद्रीय स्तर पर
संसद और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल बजट को स्वीकृति प्रदान करते हैं, जबकि बजट का निर्माण केंद्रीय स्तर पर जो है वो वित्त मंत्रालय और राज्यों में राज्य वित्त विभाग करता है। आप जानते हैं कि सेंट्रल स्तर पर जो है पार्लियामेंट और राज्यों में राज्य विधानमंडल जो है बजट को पास करते हैं, है ना। लेकिन बजट का निर्माण करने में जो है सेंट्रल लेवल पे अगर आप बहुत प्रैक्टिकली देखें तो वित्त मंत्रालय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और राज्य स्तर में जो है राज्य का जो वित्त विभाग है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद भी बहुत संवैधानिक है, आप जान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है सीएजी का। और ये जो सीएजी है वो उसके बारे में जो है संविधान के आर्टिकल 148 में उल्लेखित भी है कि सीएजी होगा वो। तो सीएजी जो होता है वो प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रणकर्ता की भूमिका में होता है। वो क्या करता है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, ताकि प्रशासन में सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो, जो पब्लिक मनी है उसका जो है मिसयूज ना हो, वो ठीक तरीके से खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, वो काम जो है वो सीएजी करती है, उसको जांचने का काम सीएजी करती है। संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में प्रति 5 वर्ष पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके वित्तीय प्रशासन में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। जैसे सीएजी का प्रावधान आपने देखा 148 आर्टिकल में है, जो कि पब्लिक मनी के मिसयूज की जांच करता है कि वो ठीक से खर्च किया गया या नहीं। उसी तरह से आर्टिकल 280 आप जब देखिएगा तो उसमें सेंटर और स्टेट के बीच जो करों का बंटवारा है और उसके संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट जो इंटरवेंशन है उससे जुड़ी जो सारी रिपोर्ट तैयार कौन करता है, वो करता है राज्य वित्त आयोग। और वो वित्त आयोग भी जो है अपना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कहाँ करता है, वित्तीय प्रशासन में करता है। तो वित्तीय प्रशासन में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है इन सब का है। अगला जो पार्ट है वो भारत में वित्तीय प्रशासन के संबंध में जो डिफरेंट अंग हैं, डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। जो डिफरेंट बॉडी भारत में वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में काम करती है उसमें राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति आप जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे इस प्रोसेस में। और जैसे ही हम पार्लियामेंट का भी नाम लेते हैं, जब हम कहते हैं व्हाट इज़ पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा तो है ही, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिल के संसद बनता है। तो चूंकि संसद में बजट का एक इम्पॉर्टेंट जो है हिस्सा आप कह सकते हैं, बजट पूरा संसद में पास होता है, तो उस नाते राष्ट्रपति की भूमिका भी संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते बहुत अधिक है। राष्ट्रपति क्या करता है कि सरकार का वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत कराने का दायित्व रखता है, यानी राष्ट्रपति जो है बजट को पार्लियामेंट के अंदर पेश करने का दायित्व रखता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बजट का अंतिम प्रारूप तैयार कर संसद में प्रस्तुतिकरण और स्वीकृति कराना और नीति निर्माण में शीर्षस्थ, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब जो कैबिनेट है, वो ये मुख्य रूप से उसका काम क्या है, बजट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब संवैधानिक प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति पहल करता है, लेकिन व्यवहारिक प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री जो है संसद में प्रस्तुतिकरण इसका करवाता है और स्वीकृति उसका कराता है। और नीति निर्माण भी जो शीर्षस्थ होता है, जो पॉलिसी मेकिंग होगा, वो भी पूरा प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के माध्यम से ये चीज़ें आगे बढ़ती है। तो पीएम प्लस उसका जो कैबिनेट है वो सुप्रीम भूमिका निभाता है बजट में, खासतौर पे ऐसे समय में जबकि पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है, उस समय तो और भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। नेक्स्ट वन इज व्यवस्थापिका, यानी कि विधायिका। सरकार द्वारा जो है प्रस्तुत बजट को बहस के पश्चात स्वीकृति मिलती है। और आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका इंपॉर्टेंट है क्योंकि विधायिका एक सर्वोच्च आप कह सकते हैं सर्वोच्च विधि निर्माण निकाय संस्था है। तो वहाँ पे जो बजट पे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, पूरा रिगरस प्रोसेस चलता है, वो सब पार्लियामेंट के अंदर होता है। तो पार्लियामेंट तो एक इंपॉर्टेंट अंग होगा ही होगा। नेक्स्ट वन इज वित्त मंत्रालय। समस्त विभागों में प्राप्त बजटीय अनुमानों को अंतिम रूप देने का काम करता है वित्त मंत्रालय। स्वीकृति के पश्चात क्रियान्वयन और नियंत्रण, साथ ही आय के साधन जुटाना। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या करता है, सभी विभागों से जो एस्टीमेट मांगे जाते हैं कि आप बताइए आपका खर्च क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बताएगा आपका खर्च क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बताएगा आपका खर्च क्या है, तो सभी के एस्टीमेट को
एकत्र करने का काम वित्त मंत्रालय का है। और जब स्वीकृति मिल जाती है तो बजट को, तो क्रियान्वयन करवाना, नियंत्रण करना और आय के साधन जुटाना, ये सभी जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट वन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय लेन देन की नीति और दिशा निर्देश करने का काम जो है वो रिजर्व बैंक का होता है। रिजर्व बैंक एक इंपॉर्टेंट संस्था है, आप जानते हैं, इस पूरे वित्तीय प्रशासन में। नेक्स्ट वन इज वित्त आयोग। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों को अनुदान, ऋण, करों के बंटवारों पर अनुशंसा करता है। आर्टिकल 280 में जो है वो वित्त आयोग के गठन की बात की गई है और ये इंपॉर्टेंट संस्था है जो कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों और वित्तीय मामलों के बारे में जो है अनुशंसा करता है। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग। पहले योजना आयोग था, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग भी योजनाओं के निर्माण में, उसके अनुमान लगाने में, उसके बंटवारे में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। नेक्स्ट है विश्व बैंक और अन्य प्रदत्त वित्तीय सहायता के साथ साथ कुछ दिशा निर्देश देना जिसकी अनुपालना भारत सरकार को करनी होती है। विश्व बैंक और अन्य जो भी इंटरनेशनली जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि सरकार का वित्त बन रहा होता है, लेकिन वित्त का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो है संबंध विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं से भी होता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट जो है भूमिका उसमें निभाती है। वित्तीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक समूह भी निभाती है। जो फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल जो समूह हैं, जो घराने हैं, वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे बजट में वित्तीय, औद्योगिक और व्यापार इत्यादि को बनाते समय सरकार को परामर्श देना, ये काम करती है ये दबाव समूह। जैसे फिक्की का नाम जान रहे हैं आप, वो, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो सभी जो है इंपॉर्टेंट उसमें भूमिका का जो है इसमें योगदान करती है। नियंत्रक और लेखा परीक्षक यानी सीएजी भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। आप देखिए सीएजी एक संवैधानिक निकाय है। उल्लेख जैसा आपने पीछे देखा कि 148 से 152 में है, और ये सरकारी व्यय पर अंकेक्षण के माध्यम से ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको क्या करता है, ऑडिट करता है वो। और ऑडिट जैसे करता है, यानी कि जो भी खर्च हो रहा है वो सही हुआ है, गलत हुआ है, क्या हुआ, उसको ऑडिट करने का काम सीएजी का है। और सीएजी भी एक महत्वपूर्ण संस्था है किसका, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का। नेक्स्ट वन इज संसदीय समिति यानी पार्लियामेंटेरियन कमेटी। लोक लेखा समिति भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है समिति है, और वो उसके अंदर आप देख सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी है, प्राक्कलन कमेटी है, विषय कमेटी है, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति है। ये सारी समितियां जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। और जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है और प्राक्कलन कमेटी है, प्राक्कलन कमेटी क्या करती है, एस्टीमेट बताती है कितना व्यय होगा। और जैसा आपने देखा लोक लेखा समिति क्या करती है, लोक लेखा समिति ये देखती है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। तो दोनों को कई बार दोनों को जुड़वा बहन भी कहा गया, इन दोनों कमेटी को, जो आगे के हम क्लासेस में आपको बताएंगे विस्तार से। और नेक्स्ट वन इज राज्य प्रशासन। और राज्य प्रशासन के वित्त विभाग केंद्र से समन्वय करते हैं। और भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि मानी जाती है कि 1 अप्रैल से लेकर जो है 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ये वित्तीय वर्ष होता है। और प्रति वर्ष जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपना अपना बजट विधानमंडल में स्वीकृत कराने के पश्चात इसमें व्यय करती है। और अगला जो है वो बिंदु राज्य प्रशासन है। और राज्य सरकारों के वित्तीय विभाग केंद्र से समन्वय करते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपना अपना बजट विधानमंडल में स्वीकृति कराने के पश्चात जो है व्यय इसमें करने का काम करते हैं। दरअसल आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, और ये पूरा बजट इसी संदर्भ में, इसी हिसाब से जो है प्रिपेयर किया जाता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि बजट की संकल्पना क्या है और सिद्धांत क्या है बजट का। पूरा जो बजट है वो कंसेप्ट क्या है और उससे जुड़े थेरीज क्या क्या है। तो भारतीय संविधान में जैसा हम जानते हैं बजट शब्द जो है वो कहीं भी उल्लेखित नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेगा। और यही वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें सरकार की प्राप्तियां और व्यय का जो है वो वितरण होता है, बजट कहलाता है। सामान्य अर्थों में बजट जो है वो वार्षिक आय और व्यय का विवरण है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम बजट की बात करते हैं, बजट जैसे आता है अखबारों में, मीडिया में, आम फहम में हम बोलते हैं सरकार का बजट आ गया,
रेल बजट आ गया, सामान्य बजट आ गया, लेकिन बजट जैसी कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई संकल्पना जो है संविधान में उल्लेखित नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर संविधान में जो शब्द उल्लेखित है वो अनुच्छेद 112 में है। और वो शब्द करता है क्या कि वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये बजट है, यानी एक वर्ष में आय और व्यय का जो आपका लेखा जोखा है वो बजट है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बोझते बूगे या बोजेट से होती है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। यह शब्द जो है सर्वप्रथम 1733 में इंग्लैंड की संसद में एक व्यंग्यपूर्ण तहजीब में बोला गया था, जो आज पूरे विश्व में प्रचलित हो गया है। मतलब लेदर बैग या चमड़े का थैला जो है, ये पूरी शब्दावली 1773 से इंग्लैंड की पार्लियामेंट में यूज़ की गई थी और वहाँ से ये संदर्भ निकल के आता है। उस समय जब वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपनी वित्तीय योजना संसद में प्रस्तुत की, तो एक सदस्य ने व्यंग्यपूर्ण शब्द में कहा, वित्त मंत्री ने अपना बजट चमड़े का थैला खोला है। इसके पूर्व मध्यकालीन इंग्लैंड में प्रारंभिक बजट का दस्तावेज डूम्सडे बुक यानी कयामत की पुस्तक कहलाती थी। सम्राट विलियम सन 1086 द्वारा प्रचलित इस दस्तावेज में भूमि एवं संपत्ति का विवरण होता था और उसको वो डूम्सडे बुक कहते थे। वहीं सीपी भामरी जैसे विचारक कहते हैं कि वर्तमान संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1773 में द ओपनिंग द बजट नामक व्यंग्य रचना में उस समय के वॉलपोल की वित्तीय व्यवस्था के विरुद्ध किया गया था। उस समय जो वॉलपोल थे उसके वित्तीय व्यवस्था के खिलाफ जो है इस शब्द का प्रयोग जो है वहाँ पे किया गया था 1773 में। परिभाषाएं क्या हैं बजट की? बजट एक इम्पॉर्टेंट शब्दावली है और उसको भी जो है अनेक विद्वानों ने अपने अपने नज़रिए से परिभाषित करने की चेष्टा की है। तो हम अब देखेंगे कि बजट की परिभाषा क्या क्या है। पहले विद्वान जो है वो विल्ने हैं। विल्ने कहते हैं कि बजट अनुमानित आय और व्यय का विवरण, आय और व्यय का तुलनात्मक चित्र और इन सब के ऊपर यह राजस्व एकत्रित करने तथा सार्वजनिक धन खर्च करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को दिया हुआ अधिकार और निर्देश है। यानी बजट क्या है? एस्टिमेटेड जो है एक्सपेंडिचर और जो लाभ है उसका विवरण है वो। आय और व्यय यानी कि जो लाभ है और जो एक्सपेंडिचर है उसका वो तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी हैं, जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो बजट को क्रियान्वित करेंगे, बनाएंगे, और उनको वो अधिकार देता है वो करने के लिए सक्षम पदाधिकारी को। अगला जो स्कॉलर है वो है हार्लड आर ब्रूस और वो कहते हैं कि बजट किसी संगठन की अनुमानित आय तथा प्रस्तावित व्यय का वित्तीय वक्तव्य है जो आगामी वर्ष के लिए पहले से तैयार किया जाता है। मतलब आप आज रह रहे हैं लेकिन आगामी वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए आपने जो एस्टिमेटेड आय का और एस्टिमेटेड जो व्यय का एक ढांचा तैयार किया है, दरअसल वो उसी का नाम बजट है। वही बजट जो है हम तैयार करते हैं। रेने गॉज जैसे स्कॉलर कहते हैं कि आधुनिक राज्य में बजट सार्वजनिक प्राप्तियां एवं खर्चों का पूर्वानुमान है। मतलब पब्लिक जो हम एस्टिमेट्स हम प्राप्त करते हैं और जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसका कहीं ना कहीं एक तरह से पूर्वानुमान है। हम जो उसके बारे में पहले से एक पूर्वानुमान लगाते हैं और तथा यह अनुमान है और कुछ खर्चों को करने और प्राप्तियों को एकत्र करने का एक अधिकृतीकरण है। यानी जो आगे हम खर्च करने वाले हैं उस रूप से हमें ऑथराइजेशन किया जाता है कि हम इसको इस तरह से इसको खर्च करने वाले हैं। डिमॉक एक इम्पॉर्टेंट नाम है जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार पढ़ते हैं। डिमॉक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहते थे। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है व्हाट एंड हाउ है गवर्नमेंट का। डिमॉक यहाँ बजट को भी परिभाषित करते हैं और वो कहते हैं बजट एक वित्तीय योजना है जो अतीत में वित्तीय अनुभव का स्तर प्रस्तुत करता है, वर्तमान की योजना बनाता है और भविष्य के एक निश्चित काल में इसे आगे बढ़ाता है। यानी डिमॉक तीनों चरणों में बजट की पूरी यात्रा को बता रहे हैं, अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में। वो कहते हैं कि वो हमारा बजट जो है हमारे अतीत के वित्तीय अनुभव को भी बताता है। जैसे आज अगर आप आगे के लिए बजट बना रहे हो तो आज खड़े हो कि आप अपने
पास्ट के एक फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देखते हैं कि अतीत में हमने क्या किया, हमने क्या भूल चूक की, हमने क्या सफलताएं अर्जित की। तो कुछ हमारा अगर अतीत का अनुभव है तो वो भी बजट बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा है कि मतलब वर्तमान की योजना और अतीत के अनुभव से वर्तमान की योजना हम बनाते हैं, वर्तमान के संदर्भ में उसको देखते हैं कि ऐसी योजना हमारी होगी, और साथ ही साथ भविष्य के एक निश्चित काल पे इसे कैसे आगे बढ़ाना है उसके संदर्भ में भी हम इसको देखते हैं। तो ये अतीत के अनुभव, वर्तमान की योजना और भविष्य के लिए भी जो है फिर उसी के बेसिस पे आप एक योजना प्रिपेयर करते हो। रेने स्टॉर्म एक अगले विचारक हैं। उनके शब्दों में बजट एक ऐसा परिपत्र है जिसमें सार्वजनिक राजस्व यानी कि पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक मनी है वो और व्यय, पब्लिक सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। बजट के माध्यम से आप क्या करते हैं, सार्वजनिक राजस्व और जो व्यय करने वाले हैं उसकी आप प्रारंभिक योजना बना रहे हैं, और इसमें फिर बाद में आप जो है सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो है चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ तब्दीली जो है लाते रहते हैं, और उसको लाना वो वाजिब भी मानते हैं। अगला स्कॉलर जो है वो मुनरो है, और मुनरो कहते हैं कि बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अर्थ प्रबंधन की योजना है। यानी ये क्या करता है, फाइनेंस को मैनेज करता है, फाइनेंस मैनेजमेंट की योजना है। उसमें एक ओर सभी आयों का तथा दूसरी तरफ सभी खर्चों के मद के अनुसार अनुमान लगाया जाता है। ये जो फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं इसमें एक तरफ क्या कर रहे हैं, सभी आय, और दूसरी तरफ जो सभी व्यय, उसका एक अनुमान लगाते हैं। अतएव बजट किसी वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व या आय और व्यय का जो है विवरण है, या यूँ कहें कि बजट विधायिका को प्रस्तुत और विधायिका द्वारा स्वीकृत सरकार का वित्तीय दस्तावेज है। यानी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसका है, विधायिका का है, यानी लेजिस्लेटिव का है, और लेजिस्लेटिव जो उसे प्रस्तुत करता है और विधायिका द्वारा जो है इसे स्वीकृति दी जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि ये विधायिका के द्वारा जो है महत्वपूर्ण काम इसमें किया जाता है, इसको बताया गया है। नेक्स्ट वन जो स्कॉलर हैं उनका नाम है बिलोबी। बिलोबी फिर से क्लासिकल थिंकर हैं ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और उन्होंने बहुत काम किया है। क्लासिकल थेरिस्ट जितने होते थे वो इनिशियल थेरिस्ट हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाना चाहते हैं। इस तरह की बात इनके आरंभिक लेखन और उनके चिंतन में निकल के आती है। बिलोबी जब बजट के बारे में बात करते हैं तो बिलोबी का कहना है कि बजट सरकार की आय व्यय का अनुमान मात्र नहीं है। हम जिसको बजट कह रहे हैं वो केवल सरकार के आय व्यय का अनुमान नहीं है, बल्कि एक प्रतिवेदन है, ये एक आवेदन है, और एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव तीनों है, और इसे होना चाहिए। केवल इसे वो मतलब लाभ और एक्सपेंडिचर का विवरण नहीं मान रहे जो आपके संविधान ने लिखा है, हालांकि वो आय और व्यय का विवरण है, लेकिन बिलोबी उस संदर्भ में इसे नहीं देख रहे हैं। बिलोबी कहते हैं केवल ये वो नहीं है, आय व्यय का विवरण नहीं है, ये एक प्रतिवेदन है, ये यानी एक आवेदन है, एक प्रतिवेदन है, एक अनुमान है, एक एस्टिमेट है और एक प्रस्ताव है, और ये तीनों है या उसे होना चाहिए। यह एक ऐसा लेख पत्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्मुख आती है। यानी एक ऐसा जो है लेख पत्र, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से एग्जीक्यूटिव क्या करती है, विधायिका के समक्ष आती है और विस्तार के साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य की वित्तीय स्थितियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। यानी सरकार क्या करती है, इसमें पार्लियामेंट के पास जाती है और पार्लियामेंट के समक्ष अपना बजट लेके जाती है और बताती है कि अतीत में हमारे ये अनुभव थे, ये अनुभव अच्छे थे या बुरे थे, वर्तमान में उससे सीखते हुए हम ये कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, और इससे फला क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो महिलाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो ओल्ड एज होम का ओल्ड एज के एरिया का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो है वो एक तरह से सर्वांगीण विकास करने का काम करेगा। यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव में अपना प्रतिवेदन लेके जाती है और कहती है ये हमारा प्रतिवेदन है, इसमें संवाद कीजिए, इसमें विचार विमर्श कीजिए और इसको पारित करवाइए। यानी ये पूरा प्रोसेस जो है वो उसी तरह से चलता है। और बिलोबी का डेफिनेशन वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशंस में से एक है। काफ़ी लोग साइट करते हैं बिलोबी के डेफिनेशन को, और आप देख सकते हैं कि कई मामलों में ये इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको लगेगा मेल भी खाता है, कई बार आपको लगेगा कि मेल नहीं भी खाता है, क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट देखिए तो वहाँ केवल हम कहते हैं आय व्यय का जो है ये विवरण है।
लेकिन उसके उसके पीछे का जो गहरा जो पूरा प्रोसेस है, जो हालांकि भारत भी उसका अनुसरण करता है, उसको जो है हालांकि हमने डेफिनेशन में नहीं डाला है उस तरह से, लेकिन बिलोबी उसको डाल रहे हैं। और बिलोबी जब कहते हैं कि जब आप क्या करते हैं, ये एक ऐसा लेख पत्र है जब कार्यपालिका विधायिका के समक्ष जाता है और उसको बताता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य की वित्तीय स्थितियों का वो प्रतिवेदन देता है इसके माध्यम से। जीजेजे जो है वो बजट के बारे में कहते हैं कि बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों और अनुमानों का एक स्थूल रूपरेखा है, यानी जो भी प्राप्तियां हैं और जो भी अनुमान है उसका स्थूल यानी एब्स्ट्रैक्ट जो है रूपरेखा है, जिसमें कुछ प्राप्तियों को संग्रहित करने तथा कुछ को व्यय करने का भी आदेश है। यानी कुछ प्राप्तियां जो होंगी वो संग्रहित की जाएंगी और कुछ प्राप्तियां जो होंगी उसमें व्यय होगा, उसमें खर्च भी किया जाएगा। फंक्शंस यानी क्या क्या बजट का जो है काम है, बजट किस तरह से काम करता है, उस पर हम बात करेंगे। यह विधायिका के प्रति जो है कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही जो है वह सुनिश्चित करती है। यानी विधायिका है, विधायिका में क्या मतलब हुआ, विधायिका का मतलब हुआ लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव। यानी कह रहा है कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही, यानी कार्यपालिका क्या है, जवाबदेह है और विधायिका में जाके अपना बजट प्रस्तुत कर रहा है, यानी वो जवाबदेही तय करता है। जैसे ही आप बजट जाके पेश कर रहे हैं मतलब आप जवाबदेह हैं, आप आंसरेबल हैं, आप बता रहे हैं पार्लियामेंट के सामने कि हम सरकार है, हम सरकार चला रहे हैं और हमारा ये प्रतिवेदन है, हम फलां क्षेत्र में ये पैसा खर्च कर रहे हैं और फलां क्षेत्र में इससे इतना फ़ायदा होने जा रहा है। ठीक है, तो आप अपने वित्तीय मामले को जो है लेके जाते हैं सरकार के सामने। क्यों? क्योंकि आपकी जवाबदेही है संसद के प्रति। दूसरा, प्रशासन तंत्र में यह वरिष्ठों के प्रति अधीनस्थों की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। और जैसे आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या होता है, जो वरिष्ठ हैं, जो सीनियर आईएएस हैं वो और जो जूनियर आईएएस हैं उनके बीच भी एक रिलेशनशिप क्या है कि जो जूनियर आईएएस हैं वो सीनियर के प्रति जवाबदेह है। क्योंकि सरकार में जो हो सकता है जो मिनिस्टर्स हों और जो पार्लियामेंट में मिनिस्टर हों उनके बीच भी जवाबदेही है। आप देखिएगा जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो बस उसको वॉच कर रहे होते हैं और जो जूनियर होते हैं वो मेन फंक्शनिंग का काम कर रहे होते हैं। तो जो जूनियर आईएएस हैं वो ऐसा बजट बनाना चाहते हैं जिससे सीनियर आईएएस जो है वो देख के खुश हो, उनको प्राउड फील हो, उनको इंस्पिरेशन लगे कि ये हमारे माथत जो अधिकारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो एक तरह का इस तरह का लिंक भी है कि जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो अपने शीर्षस्थ अधिकारी के प्रति जो है वो जवाबदेह होते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो ये है यहाँ कि ये सामाजिक और आर्थिक नीति का उपकरण है, जिसका कार्य क्या है, निर्धारण, वितरण और स्थिरीकरण है। मतलब बजट क्या होता है, एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक नीति भी है एक तरह से ये, और ये उसका इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बजट आप क्यों लाते हो, बजट इसलिए लाते हो कि उसमें आपका आर्थिक विकास भी होता है। और जैसे ही आप आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं मतलब बात कर रहे हैं कि आपने क्या निर्धारित किया है, क्या क्या चीज़ आपने करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तय किया है, किस तरह से जो वस्तु और सेवा है उसका वितरण किस तरह से होगा। और जब आप वस्तु और सेवा का वितरण समाज में करेंगे, समाज के सभी वर्गों को, खासतौर पे जो टारगेट आपका ऑडियंस है, जो लक्षित समूह है आपके समाज का, उसको आप वस्तु और सेवा कैसे बांटेंगे, उसके तक वस्तु और सेवा की पहुंच कैसे होगी। और जैसे ही उसके तक वस्तु और सेवा की पहुंच होगी तो उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगा, उसमें स्थायित्व आएगा, स्थिरीकरण आएगा। तो बजट का जो है एक लॉन्ग टर्म जो है मतलब सामाजिक और आर्थिक नीति के संदर्भ में है, और वो सामाजिक और आर्थिक नीति का जो है उपकरण भी है। दूसरे संदर्भ में आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे इस लेक्चर के ही पार्ट के रूप में, जब मैं ये बताऊंगा कि बजट कैसे जो है वो सोशल इकोनॉमिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है। जैसे मैंने बताया कि बजट से क्या होगा, आपके प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, आपका क्या होगा, बजट से क्या होगा, आपकी इकोनॉमी बूस्टअप होगी, गरीबी दूर होगी, जो एक तरह से इम्बैलेंस है इकोनॉमी में वो खत्म होगी। और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, रोजगार बढ़ेगा, और जैसे ये सब कुछ होगा तो क्या होगा, समाज में सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश होगा। यानी समाज में जो सामाजिक रूप से जो पीछे वर्ग के लोग हैं, जो हाशिए पे लोग हैं, जिन्हें सामाजिक नीतियों का जो है सही से फ़ायदा नहीं हो रहा है या उस वितरण में वो कहीं पिछड़ के रह गए हैं, उन्हें भी मुख्य धारा में जो है कुछ फ़ायदा होगा और उनका भी सशक्तिकरण होगा। तो बजट का यही मुख्य उद्देश्य होता है कि वो सामाजिक ही, आर्थिक ही नहीं,
आर्थिक के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी जो है वो अच्छा योगदान करे, और तभी समाज का जो है वो लॉन्ग टर्म मतलब होगा। क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम केवल इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं करते, हम सोशल जस्टिस की भी बात करते हैं। हम केवल इकोनॉमिक जो है कैपिटल की बात नहीं करते, हम सोशल कैपिटल की भी बात करते हैं। तो जैसे ही सोशल कैपिटल की भी बात करते हैं इकोनॉमिक कैपिटल के साथ, तो बजट उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि वो सोशल और इकोनॉमिक कैपिटल को जस्टिफाई करता है। अगला, यह सरकारी कार्यों और सेवाओं के कुशल क्रियान्वयन का रास्ता साफ करता है। जो सरकारी कार्य हैं, जो गवर्नमेंट का फंक्शंस है और जो सर्विसेज हैं, वो कुशल ढंग से इससे क्या होता है काम करने लग जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बजट में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, और जो योजना बन तो जाती है, वो प्रोग्राम और पॉलिसी कहाँ लागू होगी, तो वो पब्लिक एजेंसीज में लागू होगी ना, सरकारी संस्थाएं उसको लागू करेगी। और सरकारी संस्थाओं को लगता है कि ये नई प्रोग्राम है, ये नई पॉलिसी है, अगर हम इसको ठीक से काम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा इफ़िशियंसी बढ़ेगा, हमारा सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, उसमें भी कार्यकुशलता लाने की कोशिश करती है, सरकारी कार्यों और सेवाओं में भी। नेक्स्ट वन, यह सरकारी विभागों की वित्तीय गतिविधियों को एक योजना के अधीन लाकर उनको एक करता है। यानी कि जो पूरा वित्तीय गतिविधि है उसको एक योजना के लाकर क्या करता है, उसको एक करता है, और इसलिए प्रशासनिक प्रबंधन और समन्वय को ये आसान बनाता है। यानी कि इसमें जो अलग अलग एक्टिविटी है, बिखरी हुई एक्टिविटी है, उसको क्या कर रहे हैं आप, इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, एकीकृत कर रहे हैं, और प्रशासनिक प्रबंधन और समन्वय क्या होगा, उससे आसान होगा। जैसे इंटीग्रेशन होगा, प्रशासनिक प्रबंधन और समन्वय जो है इससे आसान होने लगेगा और वो उस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस क्लास के अगले हिस्से में हम बात करेंगे बजट के सिद्धांत की। और बजट के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे थेरीज हैं, और जो निकल के आ रहे हैं बजट को जब हम रेगुलर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो सिद्धांत है क्या क्या। तो चाहे बजट केंद्र सरकार प्रस्तुत करे, चाहे बजट राज्य सरकार के द्वारा निर्मित हो, सभी स्थानों पर जो है बजट में कतिपय कुछ सिद्धांत हैं जिसका पालन किया जाता है। ये सिद्धांत इस प्रकार है। पहला सिद्धांत अगर आप देखें तो पहला सिद्धांत कहता है बजट की नियमितता। नियमितता का मतलब है रेगुलैरिटी। रेगुलैरिटी है या नहीं बजट में, रेगुलर है या नहीं बजट, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष जहां तक हो सके बजट के अनुमान एक निश्चित समय अवधि के दौरान लगा देना चाहिए, तथा सभी विभागों के अनुमानों को एकीकृत स्वरूप प्रदान करके राजनीतिक कार्यपालिका के सम्मुख प्रस्तुत कर देना चाहिए। यानी अगर रेगुलरिटी रहेगा बजट में तो क्या होगा, निश्चित अवधि में सारा काम होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट जो एस्टीमेट दे रहे हैं उसको कार्यपालिका के समक्ष आप लेके आ सकते हैं। हालांकि बजट वार्षिक बनाया जाता है, किंतु अमेरिका में के कुछ राज्यों में द्विवर्षीय बजट भी है, वहाँ 2 वर्षों में भी बजट बनाने की प्रथा है। भारत में बजट का निर्माण तो नियमित रहा है, परंतु सरकारों के पतन के कारण कई बार बजट जो है निश्चित समय पर पारित नहीं हुआ। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो है बजट जो है वार्षिक रहे हैं, और बजट के साथ साथ एक और चीज़ था, वो था आपका पंचवर्षीय योजना। वो भी 5 वर्षों में बनते रहे थे, लेकिन कुछ समय में जैसे खासतौर पे 1966 से 1969 के समय में जो है 5 वर्ष के जगह 3 एक वर्षीय योजना आई थी। इसलिए आई थी, इसको हम प्लान हॉलीडे कहते हैं, क्योंकि उस समय 60 के दशक में 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था। उस समय भयानक जो है खाद्य संकट था। उस सारे स्थिति में सरकार इस लायक नहीं थी कि वो 5 वर्ष के लिए योजना बनाती, तो इसीलिए जो है 5 वर्ष की योजना के स्थान पर 3 एक वर्ष की योजना बनाई गई थी 1966 टू 69 में। तो बजट के साथ हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बजट जो है लगभग रेगुलर रहा है, और कई बार जो है अगर सरकारें बीच में गिर गई हैं तो थोड़ा इरेगुलर हुआ है, लेकिन हम अमूमन मान के चलते हैं कि वार्षिक बजट जो है हम लेके आएंगे। दूसरा जो सिद्धांत है वो बजट की प्रकृति और प्रावधानों की स्पष्टता के क्रम में है। यानी जो बजट की प्रकृति हो, नेचर हो, और जो प्रावधान होने चाहिए, जो उसके रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। बजट के प्रत्येक भाग में वर्णित तथ्य पूर्णतः स्पष्ट होने चाहिए, मतलब कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, कुछ स्पष्टता नहीं होनी चाहिए। हालांकि शब्द जरूर उसके कुछ टेढ़े होते हैं। कई शब्द जो है अगर आप अर्थशास्त्र या बजट के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पढ़ के कि बहुत जटिल शब्द है ये, लेकिन क्योंकि वो आम फहम नहीं समझ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भाषा में पढ़ के आपको कुछ क्लैरिटी निकल के आए, ये बजट होना का मतलब है। खासतौर पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको तो लगना चाहिए कि हाँ ये बजट क्लियर बजट है, ऐसा नहीं है कि वो जोर तोड़ मरोड़ के बनाया गया बजट है। तो अगर वैसा होगा तो असमंजसता की स्थिति होती है, असामंजस्य आता है, उलझाव होता है, और संकट भी इसमें पैदा होता है।
तीसरा बजट का सिद्धांत जो है वो ये मान के चलता है कि बजट की एकता और व्यापकता से वो संबंधित है। इसके अनुसार बजट में दर्शाए गए सभी आय व्यय विवरण एकीकृत रूप में वर्णित होने चाहिए और उसमें संपूर्ण राजकोषीय कार्यक्रमों का सारांश प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि तीसरा बजट कह रहा है क्या? बजट कह रहा है यूनिटी और उसका यूनिवर्सैलिटी, यानी एकता हो और व्यापकता होगा क्या उससे? आय व्यय अगर एक साथ एकीकृत होंगे तो राजकोषीय कार्यक्रम का सारांश जो है वो प्रस्तुत करेगा एक तरह से। तो बजट में ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको ध्यान देना चाहिए। अगला जो चौथा बजट का सिद्धांत है वो कहता है संतुलन, यानी कि बैलेंस को प्राथमिकता देना चाहिए। जैसे संतुलित बजट से तात्पर्य है कि अनुमानित व्यय अनुमानित आय से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जितना हम सोच रहे हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है वो हमारे आय से ज़्यादा नहीं हो। अगर आय से ज़्यादा हो जाएगा आपका खर्च तो डेफिनेटली वो आपका बजट इम्बैलेंस होगा। तो व्यय से अधिक आय होने पर अतिरिक्त बजट जो है नाम हम देते हैं। मतलब अगर व्यय से ज़्यादा आय होगा तो वो अतिरिक्त बजट है, और अगर आय से अधिक व्यय हो गया तो वो घाटे का बजट है। ये अलग अलग शब्द है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आय से ज़्यादा व्यय अगर आप कर दे रहे हैं मतलब तो वो है घाटे का बजट, और अगर जो है जितना आय व्यय है व्यय से ज़्यादा आप आय कर रहे हैं वो है अतिरिक्त बजट। तो भारत में विकास कार्यक्रमों, व्यापक व्यापारिक मंदी तथा अन्य कारणों से निरंतर घाटे का बजट जो है कई समय में आप देखे होंगे कि प्रस्तुत हो रहा था। खासतौर पे जब मंदी का समय होता है, जब बाजार बिल्कुल वो उथल पुथल कर रहा होता है, तो जो सरकार जो है वो अतिरिक्त बजट के जगह घाटे का बजट ज़्यादा प्रस्तुत हो रहा होता है उस समय में। नेक्स्ट जो है पांचवा सिद्धांत है, और पांचवा सिद्धांत कहता है बजट में लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का महत्व देता है, अर्थात बजट केवल अनुमानित होता है, उसके अनुमानों में संशोधन की संभावना बनी रहती है। जैसे आज हमने एस्टिमेट किया कि हमें इतना फ़ायदा होगा, हो सकता है आपको कुछ दिनों बाद ऐसा एहसास हो कि उस फायदे में कमी और बेसी हो सकती है। तो बजट ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड डॉक्यूमेंट है कि आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो है अनुमानों में आप ऊपर नीचे हो सकता है। पूर्णतया एक एक पैसे का हिसाब जो है संभव नहीं होता है, केवल स्थूल अनुमान से ही अंत तक यह जो है यथावत वो बनी रहता है। लगभग आप जो है मतलब मोटा मोटा आप अनुमान कर सकते हैं, और वही जो है उसको प्रोग्रेसिव भी बनाता है, क्योंकि आप बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते इतना ही खर्चा होगा। हो सकता है जिस प्रोग्राम के लिए आपने पैसा दिया और वो प्रोग्राम जो है 1 साल की जगह 2 साल चल गया तो डेफिनेटली उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो आप जो है उस नज़रिए से उसको फ्लेक्सिबल बना के भी देखिए। छठा सिद्धांत यह मान के चलता है कि बजट की प्रभावशीलता नियतकालीन हो, अर्थात सरकार को विनियोजन तथा व्यय करने की अनुमति एक निश्चित अवधि के लिए होनी चाहिए। इस अवधि तक अगर व्यय नहीं होता है तो उसका पुनर्विनियोजन होना चाहिए। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यदि कोई राशि 31 मार्च तक व्यय नहीं होती है तो वो संचित निधि के पास वापस चला जाएगा, और इसे व्यपगत का नियम कहा जाता है, रूल ऑफ लैप्स कहते हैं। मतलब सिंपल बात है कि एक समय है कि 1 वर्ष का समय है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और उसमें खर्च कर देना है आपको। अगर आप खर्च नहीं कर पा रहे तो फिर से वो पैसा जो है वो आ जाता है सेंटर के पास, और वो जो है संचित निधि में फिर से चला जाता है, कंसोलिडेटेड जो फंड होता है, और इसी को कहा गया है रूल ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का नियम। नेक्स्ट जो सातवां सिद्धांत है बजट का, वो कहता है बजट जो है वो सत्यता और शुद्धता को महत्व देता है, यानी कि ये ट्रूथ पे आधारित होता है और प्योरिटी पे आधारित होता है। ट्रूथ का क्या मतलब है? ट्रूथ का मतलब है क्योंकि बजट में जैसा दर्शाया जाए वैसा ही क्रियान्वित होना चाहिए। जैसे आप बजट पेश कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं कि आप फलां क्षेत्र में इतना करोड़ रुपया खर्च करेंगे, फलां क्षेत्र में इतना 1000 रुपया खर्च करेंगे, तो आप जो बता रहे हैं उसी तरह से आपको खर्च करना चाहिए। और आप अगर वो कर रहे हैं तो आपका बजट जो है वो सत्य पर आधारित है, परिशुद्ध है यानी एक्यूरेट है। और अगर आप आंकड़े में छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपने हिसाब से आंकड़े को तब्दील कर रहे हैं, तो बजट की क्या होती है? विश्वसनीयता पे खतरा होता है। कोई बजट को विश्वास नहीं कर सकता है ऐसी स्थिति में। आठवां सिद्धांत जो है वो कहता है कि बजट की संपूर्णता को अनिवार्य बताता है, यानी बजट जो है वो संपूर्ण है, अपने आप में जो है
टोटल है और टोटलिटी के साथ वो बजट को देखने की कोशिश करता है। इसके अनुसार बजट अनुमानों में प्राप्तियां व व्यय एवं लेन देन की स्थिति संपूर्ण रूप से वर्णित की जाती है। यानी जो भी प्राप्त हो रही है, जो भी आप खर्च कर रहे हैं, जो भी लेन देन कर रहे हैं, ये संपूर्ण रूप से लिखित होगा, एकदम वर्णित होगा, उसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं। अतः बजट के एक भाग में चालू व्यय और आय तथा दूसरे भाग में पूंजीगत भुगतान और प्राप्तियां दिखाई जानी चाहिए। प्रथम भाग जो है राजस्व बजट का होगा और दूसरा जो है पूंजीगत बजट का पर्याय माना जाएगा। यानी बजट के अंदर आप देखिएगा पहला भाग जो है वो राजस्व बजट का होगा और दूसरा जो है वो पूंजीगत बजट का होगा। यानी कि एक भाग में जो है आप चालू व्यय और आय के बारे में बात कीजिएगा, जो भी चालू व्यय और आय है, और दूसरे में पूंजीगत भुगतान के बारे में बात कीजिएगा। तो दोनों उस तरह से आप उसको बांट के देखिएगा और अलग अलग डिवाइड करके देखिएगा, तो आप उससे बजट के संदर्भ में आपका क्लैरिटी जो है वो क्लियर रहेगा। तो ये जो है 8वां सिद्धांत था। 9वां सिद्धांत जो बजट का है वो कहता है कि इसके नगद आधार को आवश्यक मानता है। बजट का बेस जो है वो कैश बेस है और कैश आधार को महत्वपूर्ण मानता है। अर्थात बजट की आय और व्यय के अनुमान जो है वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय से संबंधित होनी चाहिए और इसकी वित्तीय वर्ष के लेखों की अंतिम तैयारी वर्ष के समाप्ति होने तक की जानी चाहिए। यानी जब भी आप आय व्यय का अनुमान लगा रहे हैं तो वो वास्तविक प्राप्ति और व्यय से संबंधित होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप वित्तीय वर्ष में लेखों को जो ऑडिट है उसको अंतिम तैयारी दे रहे हैं तो आप में वो नगद आधार पे होना चाहिए कि कितना आय व्यय हमने सोचा है, कितना हमें प्राप्ति हुई है। तो नगद आधार भी उसका इम्पॉर्टेंट है। 10वां सिद्धांत जो है वो बजट में लेखा विधि तथा बजट मैनुअल के नियमों के पालन करने पे बल देता है। यानी कहता है कि बजट में जैसे आप ऑडिट करते हैं या बजट का जो मैनुअल है उसको आप बहुत कठोरता से पालन करिए। जो जो नियम कानून है, जो उसका फिलॉसफी है, जो उसका दर्शन है, उसको आप बहुत कठोरता से पालन कीजिए। आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, कोई इसमें बदलाव नहीं कर सकते, है ना। तो क्या होगा कि इसमें सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप मिल पाएगा। जो आप सिद्धांत आपने सोचा है उसको प्रैक्टिकली आप उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब इसलिए कहा गया है कि जो ऑडिट के नियम कानून है, जो मैनुअल नियम कानून है, उसको बहुत शिद्दत से आप इसमें यूज़ करिए। और 11वां जो पॉइंट है वो कहता है बजट को व्यापक रूप से प्रचार दिया जाना चाहिए। और यह सिद्धांत भी बहुत से अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकारी बजट में गोपनीयता का सिद्धांत भी लागू होता है। तो इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा कि डेविएशन है। कुछ लोग कहते हैं कि बजट जो आप ला रहे हैं बजट को खूब आप एडवर्टीजमेंट कीजिए, खूब प्रचार कीजिए, जबकि कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि इसमें गोपनीयता यानी सेक्रेसी का नियम फॉलो कीजिए। अर्थात विधानमंडल में प्रस्तुति से पूर्व बजट लीक नहीं होना चाहिए। और कई बार देखिएगा कि आप लीक नहीं भी होता है, बहुत गोपनीय तरीके से पता लगता है कि कल के बजट में क्या होने वाला है, वित्त मंत्री क्या बजट लाने वाले, क्या चीज़ें महंगी होंगी, क्या चीज़ें सस्ती होंगी। हालांकि मीडिया में कुछ कुछ छन के आने लगती है बात कि इस बार के बजट में ये होना है, वो होना है, लेकिन अमूमन हम यही देखते हैं कि जो वित्त मंत्री बजट में जब तक वो अपने चमड़े के थैले में बजट लेके जा रहे होते हैं और उसके बाद वो पब्लिक स्फेयर में आता है कि वित्त मंत्री ने ये चीज़ की घोषणा की है, तो उससे पहले तक गोपनीयता तो जो है लगभग बना ही रहता है बजट के साथ। जब हमने बजट पढ़ा, बजट की थेरीज पढ़ी, इतनी सारी 10-10 सिद्धांत पढ़ा, बजट का डेफिनेशन पढ़ा, सब कुछ देखा, तो बजट के कुछ बिंदुओं से, खासतौर पे 23 और 24 में जो बजट प्रस्तुत हुए हैं उसके कुछ बिंदुओं से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े में बजट कैसा लगता है या बजट में किस तरह के प्रावधान होते हैं जिस पे वित्त मंत्री बात करते हैं या सरकार जो है उसे बताती है कि ये हमारा बजट है। जैसे 2023-24 के प्रमुख बिंदु देखिए, तो केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य बिंदु समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव जो है ग्रोथ को फोकस करता है। इंक्लूसिव क्या है? ग्रोथ है ये, जो विशेष रूप से सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है। यानी बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ साथ सबका विकास की अवधारणा को जो है बहुत ठोस तरीके से किया गया है। और जैसा नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आप देखिए नीचे में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है, जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, EWS, उन सब के लिए ध्यान दिया गया है।
उन सबको जोड़ा गया है सबका साथ सबके विकास के पूरे स्कीम के साथ। वंचितों को समग्र प्राथमिकता दी गई है, जो वंचित तबका है वो एजेंडे में सबसे ऊपर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है नॉर्थ ईस्ट का रीजन, वहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है कि वो सारे एरियाज़ का कैसे विकास किया जाए, उसको विकास की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए। यह बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई द्विआयामी विकास रणनीति की तर्ज पर है। यानी 2019 में जो है जिस द्विआयामी यानी जो 2 डायमेंशनल विकास की रणनीति थी, उसी को फोकस इसमें किया गया है फिर से। और इसमें निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजित करने और विकास को आगे बढ़ाने की बात की गई है। मतलब प्राइवेट सेक्टर को आप जैसे फैलाइएगा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा उससे, है ना, और एम्प्लॉयमेंट जैसे आएगा तो इससे डेवलपमेंट होगा। एक इस चीज़ को कहा गया है। दूसरा कहा गया है कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ये भी लगातार बात हो रही है। सरकार इस पे खूब बात कर रही है कि हमें मिनिमम करना है क्या गवर्नमेंट, मैक्सिमम क्या करना है गवर्नेंस। जैसे ही गवर्नमेंट को मिनिमम कीजिएगा यानी सरकारी संस्थाओं की जड़ता को खत्म कीजिएगा, गवर्नेंस ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश होगा। तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की रही है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाना, विनियोग के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाना, और साथ ही पूंजीगत व्यय जो है कैपेक्स को बढ़ाना और विनियोग के माध्यम से राजस्व जितना ज़्यादा हम जुटा पाएँ, ये सरकार के जो है 2023-24 के बजट का एक प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। बजट की अगर मुख्य उपलब्धियों को देखें अगर आप 2023-24 में, तो इसमें नई आयकर व्यवस्था में बदलाव की बात की गई, यानी छूट की सीमा में और टैक्स के स्लैब में इसको भी बदलाव लाया गया है। दूसरा है पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव है। इसे बढ़ा के लगभग 10 लाख करोड़ कर दिया गया, किसको, पूंजी निवेश के परिव्यय को, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको जो है 10 लाख कर दिया गया है। सीमा शुल्क में परिवर्तन, जैसे मोबाइल फ़ोन निर्माण है, झींगा हेतु खाद्य आदि के लिए कुछ विनिर्दिष्ट के आयात में कमी, सिगरेट, सोने की वस्तु, यौगिक, रबड़ आदि के आयात में वृद्धि की गई है। रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर अब तक सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है वो कर दिया गया है। अमृतकाल का बजट कहा जा रहा है इसे, मतलब ये जो 2023-24 का बजट है, इसे सरकार कह रही है ये अमृतकाल का बजट है, और भारत के वित्त मंत्री ने इसे अमृतकाल का बजट कहा। अमृतकाल का विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था से है, जो मजबूत वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित होगी। यानी ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी से क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा ये संचालित होगी, ड्रिवन होगी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और ये नॉलेज जो है बेस्ड है, यानी टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड को इसके अंतर्गत खास स्थान दिया गया है। अमृतकाल के बजट की 3 महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला, युवा वर्ग को खास फोकस दिया गया है और युवा वर्ग के लिए खास अवसर की बात की गई है। दूसरा, रोजगार सृजन में वृद्धि की बात की गई है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और तीसरा, सुदृढ़ और स्थिर जो है वृहत आर्थिक वातावरण की बात की गई है, यानी जो पूरा इकोनॉमिक कंडीशन होगा, इकोनॉमिक माहौल होगा, वो कैसे जो है सुदृढ़ हो यानी मजबूत हो, और कैसे स्थिर हो यानी स्टेबल हो। यानी युवा वर्ग, उसके अवसर की बात, रोजगार को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात, और तीसरा इकोनॉमिक जो पूरा माहौल है उसको कैसे सुदृढ़ कहे। ये तीनों जो है अमृतकाल के बजट का 3 महत्वपूर्ण हिस्सा है। सप्तवर्षीय 7 प्राथमिकताओं को भी रेखांकित किया गया। जब आप इस साल के बजट को देखेंगे, बजट 23-24 को, तो उसमें सप्त ऋषि यानी 7 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है। पहली जो प्राथमिकता है वो समावेशी विकास है, अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, और इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसको खास फोकस दिया गया है। दूसरा, अंतिम छोर तक पहुंचना, समाज का जो सबसे निचला तबका है वहाँ तक विकास का लाभ पहुँचे, इस पे खास जोर है, खास फोकस है कि क्या करें हम कि सोसाइटी का जो निचला हिस्सा है वो लाभान्वित हो। तीसरा है, वित्तीय क्षेत्र को भी फोकस किया गया है सप्तऋषि जो है 7 प्राथमिकताओं में। अवसंरचना और निवेश की बात की गई, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को भी फोकस किया गया है, क्योंकि भारत में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार काम हो रहा है, लेकिन अभी भी और काम
होना है और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे निवेश करेंगे, पब्लिक निवेश होगा, प्राइवेट निवेश होगा, इंटरनेशनल निवेश होगा, किस तरह का निवेश होगा, उस सब संपूर्ण चीज़ों को इसके अंदर डाला गया है। युवा शक्ति, जैसा आपने देखा, जो यूथ है, यूथ की कैपेसिटी को बढ़ाना, यूथ को मार्केट के हिसाब से बनाना, यूथ जो डिग्रियां हासिल कर रहा है उसको आजीविका के साथ जोड़ना, ये सारी चीज़ों को जो इसमें खास फोकस किया गया है। नेक्स्ट वन इज क्षमता उभारना, कैपेसिटी को बिल्ड करना भी इसके अंतर्गत फोकस है। और अगला जो है वो है हरित विकास, यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट। देखिए ये इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट जुड़ रहा है, यानी का इन्वायरमेंट भी इसका फोकस है। ये क्षमता उभारना यानी कैपेसिटी बढ़ाने की भी बात कर रहा है, यानी कैपेसिटी भी बढ़ेगा, युवाओं की क्षमता बढ़ेगी, ये सब चीज़ इसका फोकस है। बजट का सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्या प्रभाव होता है? जैसा कि मैंने आपको शुरुआती स्तर पर बताया कि आर्थिक तो साफ दिखता है हमें। आर्थिक ये दिखता है कि बजट से क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। बजट से क्या होता है, रोजगार अगर बढ़ रहा है। रोजगार क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप जो है नए नए उद्योग धंधे खुल रहे हैं, तो जैसे ही उद्योग धंधे खुलेंगे, रोजगार बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपका आर्थिक विकास होगा। और जैसे ही आर्थिक विकास होगा उससे सामाजिक विकास भी होगा, क्योंकि समाज के सभी वर्गों के लिए नई नई नीतियां बन रही हैं। आप देख रहे हैं कि SC STs और EWS सभी के लिए नीतियां बन रही है। समाज का जो वर्ग जो है वो निःशक्त है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए नीतियां बन रही हैं। तो ये नीतियां सबके लिए बन रही है, तो सभी का इसमें विकास हो रहा है। अब 23-24 के नज़रिए से क्या आपको लग रहा है कि कहाँ कहाँ सामाजिक आर्थिक विकास है? बजट का सामाजिक आर्थिक विकास जो है जीवन के प्रभाव को 23-24 के वार्षिक बजट में निम्नलिखित घोषणाओं में हम देख सकते हैं। पहला, समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। जब हम कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अलग अलग वंचित तबकों को हम न्याय देंगे, तो लग रहा है कि वो सामाजिक आर्थिक नज़रिए से हम इसको देख रहे हैं। दूसरा, पूंजी निवेश में 33% की वृद्धि कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ हम करने की बात कर रहे हैं, तो इससे आर्थिक विकास होगा। ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन, 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नगदी अंतःकरण, यानी कि जो कैश ट्रांसफर है वो करना। इससे आप क्या कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक विकास कर रहे हैं। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ लोगों को LPG कनेक्शन, इससे क्या कर रहे हैं कि आप सशक्त कर रहे हैं महिलाओं को, उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है इससे। मछुआरों, मछली विक्रेता आदि के लिए 6,000 करोड़ का PM मत्स्य जो है संपदा कार्यक्रम, ये सभी जो है क्या कर रहा है, आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना, जैसे ही पुस्तकालय में पढ़ेंगे वो शिक्षित होंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, उससे विकास होगा। तो ये जो है एक तरह से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी। नर्सिंग कॉलेज से ट्रेंड होकर जब वो निकलेंगे, जॉब करेंगे, उससे उनका लाइवलीहुड चलेगा। प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह विकास योजना की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु PVTG विकास मिशन शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना से जुड़ा मिशन शुरू किया गया है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जो इंस्पिरेशनल ब्लॉक है, उसके अंतर्गत देश में 500 ब्लॉक को कवर किया गया है, और उसका करते हुए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा, इसको फोकस किया गया है। इसके अंतर्गत कर्नाटका के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु जो है वो वित्तीय सहायता देने की बात की जा रही है इसमें। तो आप देख रहे हैं आकांक्षी ब्लॉक जो है पहले जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। देश में हमने पहचान किया था 500 डिस्ट्रिक्ट को, जो कि भारत में जो है जो हम कह सकते हैं विकास के पैराडाइम में पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है, उनको हमने आइडेंटिफाई किया था। अब हमने क्या किया, 23 और 24 के बजट में आकांक्षी ब्लॉक को हमने आइडेंटिफाई किया। अब हम ब्लॉक के लेवल पे, यानी तहसील से जो है हम चले गए हैं ब्लॉक के लेवल पे हम जाके ढूंढ रहे हैं और 500 ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी जो हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल मतलब सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता दे रहे हैं उनको। और फाइनली 740 एकलव्य आदर्श स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो है बजट का जो प्रावधान है वो किस तरह से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण रूप से जो है हस्तक्षेप कर रहा है, और सोसाइटी का इसी तरह से इंक्रीमेंटल जो है डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो एक बार में नहीं होता है। ये इस तरह के कार्यक्रम जो आज़ादी के बाद से चल रहे हैं, उसका इस एक तरह से आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे आप इंक्रीमेंटल तरीके से उसको आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में विस्तार से आपने समझा कि बजट वित्तीय प्रशासन की गुत्थी क्या है
बजट की संकल्पना क्या होती है, बजट के सिद्धांत क्या-क्या हैं, विशेषताएँ क्या-क्या हैं। बजट के बारे में हमने ये देखा कि 23 और 24 के बजट के आधार पे कि बजट की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, हालिया बजट की, और उसमें सामाजिक और आर्थिक उपकरण के रूप में बजट कैसे सोसाइटी में जो है वो कारगर होता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह जो है आप इस कक्षा में आगे बने रहें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।